नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं जो इंडिया के हर घर हर मोहल्ले के लिए बहुत ज्यादा ही मायने रखता है। आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार और उसके 10 से 11 साल के बीच के सफर की। दोस्तों, अगर आपने 2014 से पहले का समय देखा है तो आपको जरूर याद होगा कि तब इंडिया कुछ और ही हुआ करता था। अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह फैला हुआ था, लोग बहुत बेरोजगारी से घूम रहे थे, करप्शन की खबरें रोज अखबार में आती थी और महंगाई ने सबका बजट हिलाकर रखा था और सबकी उम्मीद कमजोर पड़ गई थी। तभी एक आशा की किरण नजर आई, नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश को बदलने का वादा करा था। इस सफर में हमको देखने को मिलेगा कि कैसे नई नई स्कीम्स आई और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए और 2024 के इलेक्शन में कैसे सब सरप्राइज हो गए जब बीजेपी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा। सीट्स कम हो गई और सब लोग पूछने लगे, क्या मोदी एरा एंड हो गया है? क्या बीजेपी की पावर कमजोर पड़ गई है? क्या यही है द एंड ऑफ बीजेपी? क्या आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बीजेपी की कहानी। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि मोदी सरकार क्यों पावर में आई तो समय में थोड़ा पीछे जाके देखना होगा, यानी 2014 के इंडिया को देखना होगा। साल 2008 अमेरिका में एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। वहां के बैंक्स ने लोगों को लोन गलत तरीके से बांट दिया और जब पैसे वापस करने की ताकत नहीं बची तो पूरा सिस्टम ही डुबा दिया। ये क्राइसिस सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहे, इसका असर पूरी दुनिया को देखने को मिला है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स, ट्रेड्स और बिजनेस ठप्प पड़ गए और इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे करके गिर गई। और 2008 से पहले इंडिया की इकोनॉमी हर साल 8 से 9% से बढ़ती थी, लेकिन क्राइसिस के बाद ये 5 से 6% तक गिर गई। ये नंबर सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत बड़ा है। अब जब इकोनॉमी स्लो हो गई तो कंपनीज भी कम पैसा इन्वेस्ट करती है, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम करती है और जॉब भी बहुत कम हो जाती है। लाखों इंजीनियरिंग और MBA ग्रेजुएट्स मुश्किल से 1000 से 5000 की नौकरी कर पा रहे थे। काफी यंग लोग अपनी डिग्री लेकर वापस घर भी जा रहे थे और इसके कारण सिर्फ बेरोजगारी नहीं, महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सोचो, पहले एक फैमिली 5000 में पूरे घर का राशन खरीद लेती थी, लेकिन 2012-13 के आसपास 5000 में उसका आधा मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। इससे घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। माँ बाप हर वक्त टेंशन में रहते थे कि बिल्स कैसे पे करें, बच्चे की फीस कैसे पे करें। इसी फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते करप्शन हर जगह फैल गया। कांग्रेस की सरकार में PM थे मनमोहन सिंह और स्कैम्स ही स्कैम सुनने को मिलते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में करोड़ों का स्कैम हुआ, मिनिस्टर इलीगल डीलिंग्स करते पकड़े गए। कोलगेट सेंट्रल में गवर्नमेंट ने काफी कोल माइंस गलत तरीके से बांट दिए, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और मीडिया रोज स्कैम की खबर देता था। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते 2014 के इलेक्शन आ गए और सीन में आया एक नया चेहरा, नरेंद्र मोदी। लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी, उन्हें लगा था कि शायद उनके सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, मोदी कोई बड़े खानदान या राजघराने से नहीं थे, वो एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जन्म गुजरात के वडनगर शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे, मतलब उनके पास कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी और मोदी उनकी दुकान चलाने में मदद भी करा करते थे, यानी उनका बैकग्राउंड एकदम सिंपल था। मोदी अपने जवानी के दिनों से RSS से जुड़ाव रखते थे, जो एक हिंदू समाज सेवा संगठन है। RSS में काम करते करते मोदी की लीडरशिप क्वालिटी सबके सामने आई। धीरे धीरे मोदी पॉलिटिक्स में घुस गए और 2001 में उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उनके टेनियर में गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, नई रोड बनी, बिजली सप्लाई सुधर गई, नई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री भी खुल गई। गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गया और पूरे देश में गुजरात को एक मॉडल स्टेट माना जाने लगा। उनकी लीडरशिप में गुजरात की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लग गए, नई नई योजनाएं आई और सरकारी काम डिजिटल हुआ। मोदी की इमेज एक हार्ड वर्किंग लीडर के रूप में बन गई। लोग उनको एक्शन टेकर समझते थे, जो करप्शन से लड़ता था और डेवलपमेंट के बारे में सोचता था। हाँ, उनके मिनिस्टर बनने के दौरान 2002 में गुजरात में कई बड़े दंगे हुए थे। और मोदी पर कई बड़े आरोप लगे थे, लेकिन SIT को उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और मोदी इसी तरह आगे बढ़ते गए। इन सब आरोपों के बाद भी उनकी इमेज लोगों की नजर में एक डेवलपमेंट हीरो की ही रही। 2014 का इलेक्शन मोदी के लिए एक रेवोल्यूशन था। मोदी ने नेशनल पॉलिटिक्स में अपने कदम रख दिए थे। उन्होंने एक बहुत पावरफुल स्टोरी पर बात करी, चाय पे चर्चा। उन्होंने अपने गरीब बैकग्राउंड को हाईलाइट किया और कहा, मैं भी एक चाय बेचने वाले का लड़का हूँ। ये स्टोरी बहुत से लोगों को रिलेटेबल लगी क्योंकि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल जरूर देखा है। सोशल मीडिया पर मोदी ने अपनी टीम फुल फोर्स पर लगा दी। व्हाट्सएप पर स्लोगन्स चलने लग गए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। फेसबुक पर उनकी फोटोज वायरल होने लगी और ट्विटर पे सिर्फ मोदी ट्रेंडिंग में था। यूथ को मोदी मॉडर्न लगते थे, लेकिन एक ट्रेडिशनल सोच के साथ जिसमें हिंदुत्व और नेशनलिज्म भी था।
हर रैली में लाखों लोग जमा हो जाते थे, रोड जाम हो जाते थे और लोगों को लगा कि अब कुछ नया होने वाला है। मोदी हर जगह एक नई होप की तरह है। सबको लगा कि अब करप्शन खत्म हो जाएगा, जॉब्स बढ़ेंगे, प्रोग्रेस आएगी। 2014 इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सब लोग हैरान हो गए। बीजेपी एक धमाकेदार जीत के साथ 282 लोकसभा सीट्स लाई। इंडिया की हिस्ट्री में काफी टाइम बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी मेजोरिटी से जीती थी। कांग्रेस जो पहले रूलिंग पार्टी थी सिर्फ 44 सीट्स पर आ गई। हर स्टेट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मोदी की सरकार बन गई और गुजरात तो मोदी का घर था ही। जब मोदी पीएम बन गए तो सब लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे कि सब कुछ बदल जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, नई नई जॉब्स आएगी, महंगाई कम हो जाएगी और हर तरफ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। मोदी सरकार ने भी बहुत कुछ किया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई और कुछ नई परेशानी भी आई। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने देश के लोगों के लिए बहुत बड़े काम करे जो पहली बार इतने बड़े लेवल पर देखे गए। उन्होंने खासकर महिलाओं को, गरीबों को और लो लेवल्स की कम्युनिटीज के पीपल को टारगेट करा। सबसे पहले बात आती है जनधन योजना की। इसका आइडिया ये था कि कोई कितना ही गरीब हो या देश के किसी भी कोने में हो, उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। पहले लोगों को बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैसे और मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था। बहुत सारी औरतें और गांव के लोगों के अकाउंट्स नहीं बनते थे, जिससे उन्हें गवर्नमेंट के पैसे ही नहीं मिल पाते थे और अक्सर दलाल बीच में पैसे काट लेता था, जिससे करप्शन हर जगह फैल जाता था। लेकिन जनधन योजना आने के बाद जीरो बैलेंस अकाउंट भी खुलने लग गए। मतलब आपके पास कोई पैसा ना हो तब भी आप एक बैंक अकाउंट रख सकते हैं। आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी दिखानी हो और बिना किसी पैसे या मिनिमम बैलेंस के आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब सरकार के पैसे डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में आने लगे। सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया, लाखों गरीब लोग बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब दूसरा योजना आती है आयुष्मान योजना। यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके आने से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए थेरेपी या ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट किया। सोचो अगर एक गरीब आदमी को हार्ट अटैक आता है तो उसके पास 2-3 लाख रुपए नहीं होते ऑपरेशन के लिए, लेकिन इस योजना के बाद वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, वो भी एकदम फ्री में। इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बची। कई फैमिलीज को कैंसर ट्रीटमेंट का बोझ नहीं उठाना पड़ा। फिर मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा। 2014 में इमेजिन करो, इंडिया के 70% लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था। खासकर गांव में लोग खुले में जाते थे, जिससे बीमारियां भी फैलने लग गई और महिलाओं और लड़कियों को रास्ते में सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते थे। मोदी जी ने टारगेट बनाया कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, जिसके चलते करोड़ों टॉयलेट बनाए गए। अब हर एक महिला और लड़की रास्ते में सेफ फील कर सकती थी और उनकी हेल्थ भी बेटर हो गई, जिसके चलते गाँव का सैनिटेशन भी सुधर गया। फिर आती है उज्जवल योजना। गांव में पहले महिलाएं और लड़कियां चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे उनके दिन के 4 से 5 घंटे धुएं में बीत जाते थे, जिसका उनके लंग्स पर बहुत बुरा असर पड़ता था। उज्जवल योजना के आने के बाद करोड़ों महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन मिला और स्टोव भी। इसके चलते उनकी सेहत ठीक हुई और उनका टाइम भी बचा। अब वो रोज गैस पर खाना बनाती है और स्मोक भी कम होती है, जिसके चलते वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सकती है और पढ़ाई पर भी। फिर मोदी ने पीएम आवास योजना चलाई। गरीबों के अपने घर नहीं होते थे, स्लम्स और किराए के घर में रहते थे, उन्हें सब्सिडी दी ताकि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर मिल सके। अपना घर मतलब सिक्योरिटी, अपनापन और गरीबों को एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी मिली। डिजिटल इंडिया की बात करें तो 2014 से पहले गांव में इंटरनेट नहीं होता था। डिजिटल इंडिया कैंपेन्स के चलते मोदी सरकार ने गांव-गांव में फाइबर्स केबल बिछाई, यूपीआई सिस्टम्स लाए, डिजिटल बैंकिंग और गवर्नमेंट रिकॉर्ड सब ऑनलाइन कर दिए गए। अब कोई भी छोटा व्यापारी या आम आदमी यूपीआई यूज कर सकता है, घर बैठे बिल्स पे कर सकता है और सभी रिकॉर्ड को इजीली समझ सकता है। करप्शन भी कम हुआ और सब कुछ इजी बन गया। ऐसे ही कई सारी स्कीम्स आई। 2019 के इलेक्शन तक मोदी गवर्नमेंट की स्कीम्स के चलते इंडिया की इकोनॉमी कई हद तक सुधर गई। आम आदमी को लगने लगा कि सरकार कुछ कर रही है। इसलिए 2019 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 303 सीट मिली, यानी पहले से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि मोदी की इमेज इस बार एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में बन गई थी, जो आज भी एक्शन लेने से नहीं डरता था। लेकिन इससे पहले 2016 में भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, जो था डीमोनेटाइजेशन। एक रात पहले पीएम ने आकर बोला कि आज रात से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश भर में लोगों को लगा कि ब्लैक मनी यानी काला धन खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी पे इस पर जरूर असर पड़ेगा।
मैं सोचता हूँ कि अच्छा ही पड़ेगा। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। लोगों को तुरंत कैश की दिक्कत हुई, जिसके चलते एटीएम्स और बैंक्स के बाहर बहुत भीड़ रही और स्मॉल बिजनेसेस को भी दिक्कत आई, जिससे इकोनॉमी स्लो पड़ गई। इसके कारण आम आदमी को शॉर्ट टर्म में काफी परेशानी उठानी पड़ी। साल 2017 में डीमोनेटाइजेशन के बाद मोदी सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च करी, जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स। इससे पहले इंडिया में अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। फैक्ट्री से माल जाता था तो उन्हें एक्साइज लगता था, होलसेलर को वेट और रिटेलर को सर्विस टैक्स देना पड़ता था। यानी एक ही चीज पर 4 से 5 बार टैक्स लग जाता था, जिससे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था और सामान भी महंगा हो जाता था। इन्फॉर्मेशन में भी क्लैरिटी नहीं थी, जिससे करप्शन का मौका मिलता था। जीएसटी के आने के बाद पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब हर एक चीज पे इनडायरेक्टली एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। चाहे फैक्ट्री वाला हो, होलसेलर हो या रिटेलर, सबको एक ही टैक्स देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई से पहले स्टेज पर टैक्स पे कर दिया है तो अगले स्टेज में वो एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपको बार बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे चीजें भी सस्ती हुई और बिजनेसेस का काम करने का तरीका आसान हो गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्सेस का झंझट ही खत्म हो गया। शुरू में काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि अलग अलग चीजों पे काफी अलग अलग जीएसटी लगती थी। किसी पर 0%, 12%, 18%, यहाँ तक कि 24% भी। छोटे बिजनेसेस को फाइलिंग, इनवॉइसिंग और डिजिटल सिस्टम को समझने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ समय बाद इसे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अब जीएसटी एक नॉर्मल सिस्टम बन चुका है। 2019 में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया, आर्टिकल 370। ये एक ऐसा स्पेशल लॉ था जो जम्मू और कश्मीर को अलग पावर्स देता था, जैसे वहाँ के अपने अलग कानून, अलग फाइनेंस सिस्टम और दूसरे राज्यों के लोग वहाँ पर जाकर लैंड और अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे। मोदी सरकार ने कहा एक देश में एक कानून होना चाहिए। आर्टिकल 370 अब पुराना हो गया है और वहाँ के अलग रूल्स के कारण वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करा कि आर्टिकल 370 सही था कि नहीं, और ये लॉ के अकॉर्डिंग पूरी तरह सही था। इसके बाद जम्मू और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। इलेक्शन भी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस रीजन में टेंशन और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, इसीलिए इस डिसीजन को अभी तक कंट्रोवर्शियल माना जाता है। 2019 में एक और नया लॉ पास हुआ, जो था सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका सीधा मतलब था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज वहां से डर कर अगर भागकर इंडिया आते हैं तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। नॉर्मली इंडिया में 12 साल रहने के बाद सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन इस एक्ट के चलते सिर्फ 6 साल में ही सिटीजनशिप मिल सकती थी। सरकार ने कहा कि इन देशों में माइनॉरिटीज को काफी सफर करना पड़ता है, इसलिए इंडिया उनका सहारा बन रहा है। अपोजिशन ने सवाल करा, क्यों सिर्फ हिंदू, सिख और ईसाई, मुसलमान क्यों नहीं? वहां पर भी तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिन पर अभी भी जुल्म हो रहे हैं। फिर इसके बाद 2020 में सबसे बड़ा क्राइसिस आया, कोविड-19। 25 मार्च 2020 में मोदी जी ने अनाउंस करा कि अब पूरे देश में लॉकडाउन चलेगा। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सब कुछ सडनली बंद हो गया, फैक्ट्रीज, प्लेन्स, बसेस, ट्रेन्स और स्कूल्स। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 4 घंटे पहले ये डिसीजन पब्लिक किया गया। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा तकलीफ माइग्रेंट्स वर्कर को हुई, जो दूसरे शहर में जाके काम करते थे, वो वहाँ पर फंस गए। इसके चलते उनकी कमाई बंद हो गई, घर का रेंट देना भी मुश्किल हो गया और ना घर पे पैसे भेज पा रहे थे। इनमें से कुछ लोग पैदल ही 500 से 1000 किलोमीटर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। ना उनके पास कुछ खाना था ना पीना। कई लोग रास्ते में एक्सीडेंट्स के कारण मर गए और कई लोग बेहोश हो गए। गवर्नमेंट ने बाद में रिलीफ कैंप्स खोले, स्पेशल ट्रेन चलाई, लेकिन इसके चलते काफी लोग शुरुआत में बहुत परेशान हुए और इन सब के चलते सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। 2020 के सितंबर और अक्टूबर में मोदी सरकार ने 3 बड़े फार्मर रूल्स पास करे, जिन्हें फार्म्स बिल्स भी कहा जाता है। इन बिल्स में फार्मर्स को अपनी फसल डायरेक्टली कंपनी और फूड प्रोसेसर्स को बेचने की छूट दी गई, यानी बीच में से मिडिल मैन को ही हटा दिया गया। सरकार का मानना था कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्न होगा, फार्मर्स को अपनी फसल के बेहतर दाम मिलेंगे। लेकिन फार्मर्स को लगा कि इन सब कानून के चलते उनकी एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी वो प्राइस होता है जो सरकार फार्मर्स की फसल खरीदने के लिए गारंटी देती है। फार्मर्स को डर था कि वह बड़ी कंपनीज उनकी फसल सस्ते में खरीद लेगी, इससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट 1 साल तक चला, जो इंडिया के राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन था। इस बीच सरकार और किसानों के बीच 11 बार बातचीत हुई, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और सरकार अपने कानून पर। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन बिल्स की इम्प्लीमेशन टेम्पररी रोक दी और एक कमेटी बनाई जो किसानों की समस्या सुनती थी। बड़े पॉलिटिकल दबाव आने के कारण नवंबर 2021 में मोदी जी ने नेशनल टीवी पर आकर अपना संदेश दिया कि सरकार ये 3 बिल्स को पार्लियामेंट में रिप्रीट करेगी। मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने
3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार ऑफिशियली 2021 दिसंबर में पार्लियामेंट में ये बिल वापस ले लिए गए। अब समय आता है 2024 का। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सबको लगा था कि इस बार फिर से बीजेपी बड़े स्तर से जीतेगी और मोदी जी फिर से इस बार पीएम बनेंगे। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद सबको शौक हुआ। बीजेपी सिर्फ 240 सीट्स ही ले पाई, जो 2019 के इलेक्शन की तुलना में 63 सीट्स कम थी। कांग्रेस ने अपनी सीट बढ़ाकर 99 सीट्स कर ली। इस बदलाव के कई कारण समझे गए। बेरोजगारी अभी भी बहुत बड़ी समस्या थी, देश में अभी भी बहुत कम नौकरी थी और चीजें अभी भी बहुत ही ज्यादा महंगी थी। गांव और कस्बे में लोग महंगाई और सस्ते रोजगार के अभाव के कारण परेशान थे। स्पेशली उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक मिला। वहां ऑपोजिशन ने अपनी सीट शेयरिंग स्ट्रेटेजी और ग्रुप्स जैसे दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज को मिलाकर बीजेपी को टक्कर दी। सबसे बड़ा फर्क यह है कि जीतने लायक नंबर हासिल करने के लिए बीजेपी को अपने पीछे चल रही पॉलिटिकल पार्टी जैसे टीडीपी और जेडी पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिन पर कभी भी भरोसा करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मोदी सरकार की कहानी 2014 से लेकर 2025 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।